तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज रूरल डेवलपमेंट। इस चैप्टर को जब थोड़ा सा हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में होने वाले कुछ चैलेंजेस को पढ़ना है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द रूरल। एक ग्रामीण एरिया में जो भी इस गांव का क्षेत्र है, जो रूरल एरिया है, उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सबसे पहले हमें वो डिस्कस करना है। तो इसमें दो पार्ट्स हमें देखने को मिले। पहला था रूरल क्रेडिट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रेडिट साख, मतलब ग्रामीण साख। दूसरा हमें इसमें बी पॉइंट जो पढ़ने को मिला वो हमें देखने को मिला होगा मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम। गांव में ये दो मेन प्रॉब्लम है, विलेज में रहने वाले लोगों को दो प्रॉब्लम फेस करनी होती है। पहला, एक तो उन्हें क्रेडिट की प्रॉब्लम होती है, उधार की, और दूसरा उनको प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाती है। तो अब हम इसी में सबसे आगे चलेंगे। रूरल क्रेडिट क्या होता है? क्या होता है रूरल क्रेडिट? रूरल क्रेडिट वी कैन से दैट इट इज एन अमाउंट, यह वह पैसा है जो किसान को रिक्वायर्ड है, जरूरत है। किस लिए जरूरत है? अब जरूरत के पीछे दो कारण है। क्या कारण है? पहला कॉस्ट तो ये होता है कि उनका जो फसल उगाने का सोइंग पीरियड होता है, फसल को उगाने से लेकर फसल को हार्वेस्ट करने तक का जो पीरियड होता है, ये पीरियड में बहुत ज्यादा गैप होता है, और इस गैप में अपने परिवार की नीड को फुलफिल करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत होती है? मनी की जरूरत होती है। तो पहली जरूरत किस वजह से हुई? ड्यू टू द having the gap between the sowing of a crops and harvesting of a crop। फसल को उगाने से लेकर फसल को काटने तक के बीच में जो समय होता है वो बहुत ज्यादा गैप होता है, इसकी वजह से उनको पैसों की जरूरत होती है अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। दूसरा कारण ये था, हमने पढ़ा था कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल मानकर चलते हैं कि फार्मर ने अपनी जो फसल है, जो अपनी फार्मर्स ने जो भी अपनी क्रॉप्स मार्केट में बेची हैं, उनको बेचने में मैं कहूं तो उनका जो टाइम पीरियड है वो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ लगता है उसके प्रोडक्शन में। अब इस 6 मंथ उसके फैमिली में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे किसी की शादी होना, मैरिज होना, बहुत सारे काम होना। तो इन सभी खर्चों की पूर्ति करने के लिए भी उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? मनी की जरूरत पड़ती है ना। तो अब जब प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। भाई जब नीड थी, पैसों की प्रॉब्लम थी, तो वो कहीं ना कहीं से तो पूरा कर रहे होंगे। तो प्रॉब्लम सोर्स ऑफ द क्रेडिट में सबसे पहले आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। सुना है आपने ये? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स जिसे बोलते हैं क्या? एक होता है व्यवस्थित, मतलब एक होता है जो संस्थागत होता है और एक होता है गैर संस्थागत। हम बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जिसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल आप मनी लेंडर रख लेंगे। मनी लेंडर मतलब जो व्यक्ति बहुत अमीर होता है और वो लोगों को क्या करता है? पैसे उधार पर देता है। तो इसलिए इसे नॉन इंस्टीट्यूशनल बोला है, क्योंकि ये कहीं भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है। इसके अंदर मनी लेंडर हो सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं जो फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत स्रोत। इसके अंदर कौन सी चीजें आ जाती है? इसके अंदर आते हैं बैंक्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कुछ ऐसे संगठन आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं। बैंक्स क्या होते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर वे सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब ऐसे संस्थाएं जो किस में डील करती हैं? मनी में डील कर रही हैं, और इनका काम क्या है? लोगों को उधार देना। ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र की। तो इनका काम क्या था? गरीब किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के शहरों में क्या देना? लोन देना, ऋण प्रदान करना। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और इंस्टीट्यूट आए थे, जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आया था कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक सुना है आपने? फिर इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा था नाबार्ड, सुना था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये आपसे पूछता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? जैसे हमने पढ़ा था ना बैंकिंग वाले चैप्टर में कि सभी बैंकों का हेड RBI होता है, उसी प्रकार रूरल सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं उन सभी का हेड है नाबार्ड।
नाबार्ड की क्या जिम्मेदारी है? नाबार्ड की जिम्मेदारी ये है कि ये देखता है उसको किसको, सभी बैंकों के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और टाइम टू टाइम उनको एज ए सोर्स फंड प्रोवाइड करता है। मान लो अगर किसी के पास पैसा नहीं है बैंक के पास, तो वो कहां से ले सकते हैं? नाबार्ड से ले सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी है कि किसानों को रेगुलर टाइम से, मतलब लगातार क्या मिलता रहे? लोन मिलता रहे किसी भी किसान को। दूसरा और ऑब्जेक्टिव क्या है? कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। क्या चार्ज किया जाए? कम से कम उनसे ब्याज लिया जाए, ब्याज का बर्डन ना डाला जाए किसी को। ठीक है, अब आपने एसबीआई भी पढ़ा था, इसमें कॉमर्शियल बैंक भी पढ़ा था, और एक और बैंक आता है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सुना आपने? आपकी बुक में होगा, इसमें सहकारी बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट इसको लेकर बन रहा है, एग्जामिनर बार बार कोई से पूछता है कि एसएचजी होता क्या है? ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो कि गरीब किसान आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं और सभी लोग एक हैबिट जनरेट करते हैं कि वो अपने पैसों को क्या करेंगे? सेव करेंगे, और उन सेव किए गए पैसों को जब भी जरूरत होगी तो वो क्या करेंगे? उसे यूज कर लेंगे खुद के कामों में। दैट्स व्हाई वी यूज द नेम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी रूरल क्रेडिट हो गए, सोर्सेज हो गए, अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो हमें जो दूसरी प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम हो रही थी मार्केट को लेकर। मार्केट को लेकर क्या कि इनके पास कोई भी फिक्स्ड मार्केट नहीं थी। फिक्स्ड मार्केट नहीं थी, जैसे कि आपने सुना था 1947 से पहले हमारे यहाँ पर कौन सी प्रथा चलती थी? कौन सा सिस्टम चलता था? जमींदारी प्रथा चलती थी, जिसमें क्या होता था? एक व्यक्ति आता था और सारी की सारी क्रॉप्स को क्या कर लेता था? टेक ओवर कर लेता था, उनसे ले लेता। इसके अगेंस्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू, भूमि के कर के औसत में या उसके बदले में उनसे उनकी सारी फसल को क्या हो जाता था? लेकर चला जाता। तो ये प्रॉब्लम होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में कि किसानों के पास कोई भी रेगुलेटेड मार्केट नहीं होती थी जहां पे वो अपनी फसल को डायरेक्ट बेच सकते थे। तो वो क्या करते थे? सीधा ये आता था उनके पास, इनकी क्रॉप्स को अपने लोन के बदले में लेकर चला जाता था। तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सजेशंस निकाले, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करा? इनको एक रेगुलेटेड, बताइए जल्दी से, मार्केट प्रोवाइड करी थी। रेगुलेटेड मार्केट मतलब ऐसी एक संस्था स्थापित की गई जगह जगह पर जो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो इसके अंदर एक ग्रुप बनाया गया जिसे हम क्या बोल सकते हैं? कमीशन बनाया गया, एक गठन किया गया जिसके कुछ मेंबर्स डिसाइड किए गए। और ये मेंबर्स क्या होंगे? इसमें सपोज मानकर चलो 5 मेंबर है तो 2 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे और बाकी 3 मेंबर क्या होंगे? किसान होंगे, उस जगह के, उस एरिया के किसानों को जोड़ दिया गया। किसान इसलिए जोड़ दिए गए क्योंकि वो किसानों की इंटरेस्ट को भी ध्यान रखेंगे। और क्या क्या ये बताओ समस्या के अंदर? इनको वेयर हाउस प्रोवाइड किए गए। क्या प्रोवाइड किए गए? वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब अगर उनकी फसल ज्यादा है और वो मार्केट में लेकर जा रहे हैं, फसल नहीं बिकी तो अपनी फसल को मार्केट में ही क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम सेल करने के लिए। और क्या प्रोवाइड किया गया बेटा? और इन्हें रेंट, अगर सपोज मानकर चलो कि अगर किसी ने किसी की जमीन किराए पे ली है और उसे उस जमीन का रेंट देना है, तो उन्होंने रेंट फिक्स कर दिया था कि आप अपनी क्रॉप्स का कितना पे करेंगे? 1/3 ऑफ क्रॉप्स पे करेंगे। मान लो मेरी फसल अगर 10,000 की है या 9,000 की है, तो उसका 1/3 हिस्सा मैं रेंट के रूप में दे सकता हूँ। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करा था इन्होंने? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी। क्या प्रोवाइड करी थी बेटा? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मतलब अगर आपके पास खुद का व्हीकल नहीं है सामान लाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने रेल स्टार्ट कर दी थी जगह जगह से। जैसे पंजाब से यूपी तक के लिए सामान लाया जाता था, कच्चा गेहूं, राइस एंड ऑल ऐसी चीजें आज भी चलती हैं, जिन्हें हम लोग फूड क्रॉप्स के लिए अलग से ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, और क्या किया था बेटा? आपको याद होगा अबॉलिशन ऑफ मीडिएटरीज, ये सुना आपने? उन्होंने पूरी तरह से जो बिचौलिया थे इनको क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। सीधा कह दिया था किसानों से कि आप अपनी फसल को उठाओ और सीधा जाकर किसमें बेच दो? मार्केट में बेच दो, आपको किसी इंटरमीडिएटरीज को बेचने की जरूरत नहीं। देख लो ठीक, एक बार और पढ़ाओ। चलिए डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन मींस बेटा फॉर एग्जांपल अभी तक आप, जैसे एग्जांपल है कि आप एक ही क्रॉप्स उगा रहे थे, एक ही क्रॉप्स इन द सेंस अभी तक आप व्हीट ही प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब आप इसके साथ में अपने लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग और जनरेट कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं सपोज व्हीट तो उगाऊंगा, रात साथ में एक और खेती करने लगा, राइस भी उगाने लगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन इन किस में पाया जाएगा? क्रॉप्स में पाया जाएगा।
फसलों में डायवर्सिफिकेशन, पहले पर्टिकुलर फसल फिक्स थी लेकिन अब मल्टीपल क्रॉपिंग की जा रही है। ठीक है, जैसे कुछ किसान क्या करते थे, कुछ किसान नीचे छोटी छोटी फसलें उगा दी, जैसे आलू लगा दिए, गाजर लगा दी, और ऊपर फ्रूट्स की फार्मिंग करते थे, ग्रेप्स वगैरह करना, गन्ने उगाना। आपने देखा होगा आज भी बहुत से गांव में ऐसे खेत होते हैं बेटा जिसके चारों तरफ बीट है और बीच में गन्ना उगा हुआ है। इट इज अ मल्टी क्रॉपिंग, डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो जाता है। लेकिन इन्होंने फिर एक और चीज करनी चाहिए, डायवर्सिफिकेशन क्या, ये कह रहे थे कि भाई हमारा जो लाइवलीहुड था, हमारे परिवार की जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो पूरी तरह से क्रॉप्स थी। लेकिन उन्होंने इसकी जगह पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या था, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम क्रॉप्स तो उगाएंगे लेकिन साथ में जानवरों को भी पालेंगे और उनसे भी प्रोडक्शन करके उन्हें मार्केट में बेचेंगे। तो ये तो क्रॉप डायवर्सिफिकेशन हुआ। ये कौन सा डायवर्सिफिकेशन हुआ, डायवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब्स, डायवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब्स या डायवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कह सकते हैं। इससे अगर इसका कोई बेनिफिट पूछे, क्या क्या बेनिफिट है इसके, तो पहला तो क्या होगा बेटा, एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया, होगा कि नहीं होगा। दूसरा, इसके करने से हमारे एरिया में या हमारे गांव में क्या जनरेट हुआ था, एम्प्लॉयमेंट। और ऐसी एक्टिविटीज में मेनली कौन शामिल होता था, वुमेन्स, महिलाएं शामिल होती थी। तो आप लिख सकते हैं कि वुमेन्स क्या होने लगी थी, वुमेन्स सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर होने लगी थी, है ना। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो साथ में क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो देश की नेशनल इनकम भी क्या होगी। ये कुछ सारे पॉइंट्स अगर आपसे किसी भी कोई अच्छाई कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लगा रही है, प्रोग्राम लगा रही है, उसकी मेरिट्स पूछ ले तो जीडीपी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये तो साथ लेकर चल लेना बस। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स में हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बताइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को कहते हैं जैविक कृषि। ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या बोलते हैं बेटा, जैविक कृषि। क्या है ये क्या है बेटा, इट मीन्स, इसका मीनिंग है क्या, स्टार्ट यूजिंग इको फ्रेंडली मैन्योर्स, किसके जगह पर, इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो आप इतना याद रखें कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पर आपको कौन से तत्व यूज कर रहे हैं, इको फ्रेंडली यूज करें। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रमोट किया गया था कि आप फसलों में अच्छी वैरायटी के बीज लगाइए, फर्टिलाइजर्स लगाइए, इंसेक्टिसाइड लगाइए, पेस्टिसाइड लगाइए, ये सब उसके अगेंस्ट। ये सीधा डिनाई करता है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पर इको फ्रेंडली चीजें यूज करें। हाँ, खाद यूज करें, मेन्योर यूज करें। ऑर्गेनिक मेन्योर्स क्या होते हैं, कुछ लोग अपने घरों में वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट बनाते हैं, खाद को कंपोस्ट भी बोलते हैं, और वो उसे खेतों में यूज करते हैं। ठीक है, अब जब इतना हुआ तो इसके बाद हमसे इसके मेनली जो है एग्जामिनर हमसे बेनिफिट्स पूछेगा, क्योंकि हाँ हमारी इंडिया इसे प्रमोट कर रही है। आज भी हमारा देश कह रहा है कि हम इसकी तरफ चले, लेकिन क्यों चले, तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चों को एक अवेयरनेस मिले, तो वो इससे जरूर पूछे मेरिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसे करके कुछ भी वर्ड लिख सकता है वो। तो इसकी अच्छाइयां हमें याद रखनी है। तो पहली अच्छाई तो इनसे ले लो, कैसी चीज है ये, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें। दूसरा क्या होगा बेटा, खाना कैसा होगा, टेस्टियर होगा, और साथ में क्या होगा, हेल्दियर फूड होगा, और क्या होगा, कॉस्टली नहीं होगा, और बेटा क्या होगा बताइए, सस्टेन, क्या सस्टेन करके रखेगा, सस्टेन हेल्दी होगी, सस्टेन क्या, लैंड फर्टिलिटी, और क्या होगा बेटा, और बोलो जल्दी से, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी हो गया, कॉस्टली, लेस कॉस्टली, और बेटा साफ सुथरा बता रहा हूँ,
साफ सुथरा धो के रख देंगे इको फ्रेंडली हुआ, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो चुका। मैराथन चला रहा हूँ। डीमेरिट्स नहीं आएंगे, मेरिट डीमेरिट्स नहीं आएंगे। अगर आते हैं, जैसे वो अगर चाहता है डीमेरिट्स की तरफ, तो सबसे पहले लिख सकते हैं क्या कि हमारे देश की जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाएगी, प्रोडक्शन स्लो होगी। दूसरा, जब प्रोडक्शन स्लो होगी तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा इज इक्वल टू किससे, एग्रीगेट सप्लाई से चीजें फिर क्या हो जाएंगी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो जाएगी, जोड़ देना साथ में सारी चीजें, महंगाई हो जाएगी, है ना। शॉर्टेज हो जाएगी फूड की, भुखमरी हो जाएगी, फेमाइन आ जाएगी। जैसे फेमाइन मतलब बंगाल में फेमाइन आई थी, भुखमरी आ गई थी, अकाल फमाइन फेमाइन। अकाल पड़ गया था। भुखमरी बंगाल में हमारे एग्जाम करेंगे। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट चैप्टर पे चलिए। पहले चैप्टर खत्म हो गया है, मुझे 5 चैप्टर खत्म कराना है। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर करना, क्योंकि आप लोग लिख नहीं रहे तो बहुत समझदार है, कोई नहीं, अच्छी बात है। देखूंगा मैं जब टेस्ट दूंगा। चल लिखने का वीडियो मौका बना मिला। ले रहा इसलिए अच्छा वीडियो बननी है ना। हाँ। अबे नहीं, फिर भी लिखना है यार। मैं सोच रहा हूँ भैया वक्त देंगे थोड़ा सा भैया। तुमने बोला लिखना है, उल्टा मत। पिच कर रहा हूँ। चलिए आइए एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं। चैप्टर चेंज हुआ, एम्प्लॉयमेंट। फोटो लेने के बाद यार लिख लिया था। ठीक है, सही से जाके लिख लिया। फ्री टाइम है उस टाइम पे इसलिए चलिए आइए, यार। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, कोई बताना चाहे? रोजगार। तारीख किसके लिए बताऊँ, हिंदी वालों के लिए बताऊँ? इंग्लिश हिंदी वालों के लिए। रोजगार। और कोई, अच्छा मुझे ना इसमें एक चाहिए वाला पॉइंट बताओ, ये बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है। जॉबलेस। ये क्या जॉबलेस ग्रो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। अच्छा अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, देखते हैं कितने लोग इस बात को एग्री कर पाएंगे। सपोज यहाँ पर भी जीडीपी है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है सामने। जीडीपी का ग्रोथ कुछ इस वजह से दिखाया है और एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ कुछ इस वजह से दिखाया जा रहा है, और मैं ये ना लिखूं और आपसे कहूं कि एक्सप्लेन द ग्राफ, देन हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट? जीडीपी बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ तो रहा है। मींस कैसा ग्रोथ है? हमारी इकोनॉमी में ऐसा ग्रोथ चल रहा है जिसमें लोगों के पास किस चीज की कमी है? जॉब की। लेकिन साथ में क्या दिखाया जा रहा है? ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ दिखाया जा रहा है। अच्छा, तो एक ऐसा ग्रोथ जिसमें देश की जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन साथ में लोगों के लिए मिलने वाली एम्प्लॉयमेंट क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और यही प्रेजेंट कंडीशन है इंडिया में, तूने बोल दिया। यही वर्तमान स्थिति है भारत की। भारत में यही हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है और हमारी एम्प्लॉयमेंट घट रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार देखना चाहिए। क्यों? मोदी जी हर बार कह रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। कैसे कैसे, किसकी वजह से बढ़ती है? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में किसको शामिल किया जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर क्या लगाता है? टैक्स। टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ किसके? आदमियों के। जब आदमी लगेंगे तो भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, लेकिन वो ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन भी किससे करना चाहेंगे? प्रोडक्शन होगा, जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन जब लोगों को काम ही नहीं मिलेगा तो जीडीपी के साथ में एम्प्लॉयमेंट क्या होती जा रही है? तो ये वही है ना, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब चैप्टर में सबसे पहले एक वर्ड आता है हु इज वर्कर। काम करने जिसके वाला। पास काम है, हु इज वर्कर, वर्कर कौन है? जिसके पास काम है, काम जो है। काम कर रहा है। काम करने वाला। हु इज वर्कर, वर्कर कौन है? जी वर्कर है। काम करके पैसा कमाना। नहीं, हु इज वर्कर? हम यहाँ तक बोल रहे थे तो वर्कर एक आदमी जो काम करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। औरत बोल सकती है। दो लोग जिनके पास जॉब है, जिनके पास जॉब नहीं, ठीक है। और जो काम करना चाहता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ऐसे पढ़ा नहीं वैसे। a person कोई भी व्यक्ति जो क्या होता है? एंगेज्ड होता है,
लगा रहता है, कृषि में लगा रहता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगा Engaged है वो। सेवन चैप्टर नाम। A person who engaged in the production activities, ऐसा व्यक्ति जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है और क्या प्रोवाइड कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज उसे क्या मिल रहा है रिटर्न में? गिफ्ट नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। लिखा है कि फिर तुम्हारे देखने के लिए मेरे साथ साथ बोलोगे, रिवॉर्ड में क्या मिलता है उसे? सर हम लॉयल है ना। वेजेस मिलती है और सैलरी, पढ़ाई के लिए भी होता तो नौबत नहीं आनी होती। वर्कर मतलब वो पर्सन जो एंगेज्ड है प्रोडक्शन एक्टिविटी में और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन रिटर्न ऑफ उनको क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड मिल रहा है और सैलरी मिल रहा है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वर्कर्स। Have you remember the types of worker? The first one is a casual workers, and second one is a hired worker. Casual workers are जो डेली काम करते हैं। daily wages workers, daily wage workers, झाड़ी मजदूर जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं। हायर्ड वर्कर मींस हायर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो एम्प्लॉयर के द्वारा परमानेंट बेसिस पर एम्प्लॉयड किए जाते हैं। दोनों में डिफरेंट याद रखना, डेली बेसिस और परमानेंट बेसिस पर। जैसे मैं इतने परसों कहा था होली पे लड़के चाहिए 200 रुपए दे दूंगा, तो वो कौन सा? कैजुअल वर्क करते हैं, 200 रुपए में लड़के रख रहा है। और जिसने 8000 में लड़के रखे हुए हैं वो हायर्ड वर्कर हो जाएंगे, वो परमानेंट वर्कर हो जाएंगे। दूसरा डिफरेंस हम ये लिख सकते हैं कि इनको अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स मतलब प्रमोशन वगैरह, प्रमोशंस। दूसरा हटाओ इसे, Gifts. बिजनेस नहीं पढ़ा रहे हैं, गिफ्ट्स नहीं हटाओ इसे। और क्या? अरे क्या बोलते हैं उसको? पेंशन नहीं मिलती, हाँ। मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते, हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती। लेकिन इन लोगों को एट द टाइम ऑफ दैट रिटायरमेंट क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा, और अदर सिक्योरिटीज भी मिल सकती हैं। अदर सिक्योरिटीज मतलब इनका इंश्योरेंस भी करा सकता है मालिक, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डीएमआरसी में काम करने वाले वर्कर्स, और इसका एग्जांपल लिख सकते हैं तो डेली वेजर्स जो आपके घर पे आके काम करते हैं। ठीक है, हमारे घर में तो हमें काम करते हैं। हमें भी पैसे मिलने तुम वर्कर में नहीं है, तुम्हें पैसे नहीं मिलते। ठीक है, तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य वो है तो लेस जॉब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड है यार। जॉबलेस है तो जीडीपी बन रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है कहीं भी। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है जल्दी बताओ? सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ। हम ओन बिजनेस जो Business में सेल्फ एम्प्लॉयड मींस द पर्सन हु रन देयर ओन बिजनेस। वे व्यक्ति जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, अपनी खुद की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो वन बॉस। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स क्या है बेटा? हाँ, ये लेबर सप्लाई श्रम बल। एंड लेबर फोर्स, ये क्या है बेटा? दोनों में क्या डिफरेंस है? इंग्लिश बोल क्या? श्रम पूर्ति और श्रम बल बताइए। लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ के मतलब जल्दी से लगे पढ़े पढ़े। लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स। लेबर सप्लाई हो गया सर, लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स। क्या हो भाई? ये अलग अलग अमाउंट होगी किसी चीज की। वाओ। चलिए, मैंने कहा कि इन द मार्केट देयर इज अ वेज रेट ऑफ 700। मार्केट में एक वेज रेट है 700। अब इस 700 रुपए पर कम से कम 2000 लोग ऐसे हैं that are ready to work, that are ready to work, मतलब ऐसे लोग जो वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे पर्सन्स को क्या बोलेंगे? लेबर सप्लाई। मींस दे आर रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट वेज रेट इन द मार्केट। They are ready to work at the present rate in the market. मार्केट में जो वेज रेट है, प्रेजेंट रेट है, उस रेट पर वो काम करने के लिए तैयार है, इच्छुक है, वॉलंटरी है और एबल है, विलिंग है। वो सब क्या है? लेबर सप्लाई है। लेकिन एक्चुअली वास्तव में प्रेजेंट वेज रेट पर, एक्चुअल में प्रेजेंट रेट पर जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं, एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? लेबर फोर्स कहलाएंगे। भाई कितने लोग थे सप्लाई में? 2000। मैंने कहा कि 1000 लोग अभी काम कर रहे हैं, तो लेबर फोर्स कितना हो गया? 1000 जो वास्तविक में काम कर रहे हैं। और वो चल रहा है वो। हाँ, वो सप्लाई में मतलब तैयार है, काम कर लेंगे, हम काम करने के लिए तैयार हैं। काम कर नहीं रहे, काम करने के लिए तैयार हैं और ये काम कर रहे। अनएम्प्लॉयड रेट अगर मैं पूछता हूं आपसे, अनएम्प्लॉयड क्या होता है बेटा?
जो लोग काम नहीं करते। नहीं करते। तो हमें कौन से वर्कर चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, ना काम करने वाले। डिवाइड किससे करेंगे? कितनी सप्लाई हो रही थी? टोटल लेबर सप्लाई कितनी थी? 2000। ठीक है, टोटल लेबर सप्लाई इनटू किससे एम्प्लॉयमेंट करेंगे? में लेबर फोर्स में हाँ, काम करने वाले वैसे सप्लाई इसमें टोटल लेबर। इसमें वो लोग हैं जो तैयार हैं, तैयार हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। हाँ, बस ये डिफरेंस उसमें फोर्स इसमें सप्लाई हाँ, और कुछ नहीं है। सप्लाई में क्या है? जो काम करने के लिए रेडी है। रेडी है, और इसमें ये है कि जो जो वास्तव में काम काम कर रहे हैं। अच्छा ओके। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रूरल एरियाज में कंपैरिजन ऑफ मेन और फीमेल, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की तुलना में रुक जाओ भैया। पुरुष ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन वो पुरुष ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आर यू एग्री विद दैट? इन कंपैरिजन ऑफ रूरल एंड इक्विटी है। इक्विटी है? नहीं, इक्विटी है ही नहीं सर। अच्छा, फिर क्या है? महिला भी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष ज्यादा काम करते हैं कंपैरिजन टू महिला। इज इट ट्रू और फॉल्स? नहीं, मैं तो ग्रामीण क्या? गाँव। गाँव में नहीं सर, ट्रू है, ये ट्रू है। और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं कंपैरिजन। ये भी ट्रू है वैसे तो। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, याद रखिएगा। कि अगर कंपैरिजन किया जाए ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंग, रूरल एरियाज के अकॉर्डिंग, तो मेन ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। लेकिन जैसे हम चलते हैं रूरल के बाद आता है अर्बन, शहरों की तरफ, तो इसमें फीमेल ज्यादा एम्प्लॉयड रहती है एज कंपेयर टू। रीजन पूछा जाए ऐसा क्यों? तो मत दबा दो। मार्क्स अच्छे लोगों चलिए इसी लाइन को सुनकर एग्जामिनर जॉब में कौन घुसता है? 5 में से 5 नंबर दे देगा आपके। है ना? आधे भाई अपने आप दे ले। जॉब में कौन घुस रहा है सर? जॉब में कोई नहीं घुसता आज के टाइम में। चलिए डिफरेंस बताओ, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर एग्जाम में देखने को मिलता है। व्यवस्थित क्षेत्र और अव्यवस्थित क्षेत्र, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फिर एक डिफरेंस आता है फॉर्मल वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर्स। तो पहले आप मुझे फॉर्मल सेक्टर बताएं, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? संस्थागत संस्थागत। फिर आगे इतने लिख दूं, छोड़ दूं? जो ऑथराइज्ड होते हैं अच्छा, इस किससे ऑथराइज होते हैं? सरकार से अच्छा, और मान्यता प्राप्त होती है। अबे अच्छा। नंबर दे दे, मैं बता दूं इतने में तो पढ़ के। लो, बिल्कुल लो, बताओ। मेरा वेट मत कर, मैं तो कर दे। क्या? मैंने कॉपी कर ली, मेरा वेट मत करना और मेरा वेट मत करना। कुछ अलग ही साउंड कर चलिए रहे हो। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। एक मिनट बता दीजिए उसको। इतनी देर में तो मैं भी बताऊं। ये क्या लिखा है? 10 और जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड ना, अभी ये बच्चा पढ़ रहा है, बात करते हैं। जी सर, दौड़ के व्यवस्था पढ़ाओ ना। YouTube पर अपलोड होंगे सारी वीडियो। पिछली वाली हो गई, अब नहीं चल रही बस। कहाँ चैनल का लिंक चलिए तो बात कर लेंगे, ये रुके। एक बात सबसे पहले लिख सकते हैं कि यहाँ पर more than 10% please guys listen, you need to come here. Formal sector are sector where we can employ more than the 10%. एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम 10% से ज्यादा, मतलब 10 लोगों से ज्यादा पर्सन्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। But more than it, तो here we have to use the less than 10% persons. ठीक है? Now बिजनेस में जाओ थोड़ा सा। फॉर्मल में क्या होता है? सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ड्यूटीज दी गई होती हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या फैशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। Here in this sector the proper distribution of rights and duties. इस सेक्टर में ड्यूटीज और जिम्मेदारियां प्रॉपर तरीके से निभाई जाती हैं, बांटी जाती हैं, but there is a improper distribution. Improper distribution होता है जैसे बैंक की दुकान पे 4 लड़के कोई अच्छा काम कर रहा है तो बैंक उसी को काम पे काम कराता रहता है क्योंकि तू अच्छा काम करता है, क्योंकि बैंक has an example of that, so we can easily explain that. या It's an improper,
जब किसी को कुछ समझ ना आए तो क्या? या क्यों सर? जब कुछ समझ ना आए तो क्या? या। ऐसे इंग्लिश डूब जाए या। इको में बता सकती क्यों? इको में यहाँ से बात करने के लिए जनरेशन यहाँ पे बात करने के लिए चलिए आइए। क्या यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस? लीव होती है ना, लीव मिलती है ना। ओके, अलाउ द लीव। अच्छा, अलाउड और उसके बाद इसमें अलाउड है वो लीव क्या? पत्ते का छुट्टी। हाँ लीव तो इसमें अलाउ करते हैं, इसमें अलाउ नहीं करते। अरे उसमें तो कभी मार देते सरकारी कर्मचारियों को नहीं। वो ऐसे नहीं थी लीव, अगर लीव और फिर क्या उसका नाम भी होता है, अरे उसमें नाम छुट्टी का नाम क्या होता है? चलिए बेटा, ये फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं जिससे हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल सेक्टर्स बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिख दो, ये कोई ऑफिस लिख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफिस है ना। और जैसे कि एमसीडी लिख ले भाई, ये डीएमआरसी लिख ले भाई। और इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे? फॉर एग्जांपल इसमें फार्मिंग लिख लो, खेती इनफॉर्मल सेक्टर है सबसे पहले। लेकिन सरकारी वाले चलता है क्या इसमें? रिस्पांसिबिलिटी चाय पीते देते सरकार तो कागजों में कहती है ना, लोग नहीं फॉलो करते, वो गलती तू करते भी तो सरकारी में जा रहा, चाय पीने हैं। कुछ लोग पढ़ने यहाँ के पे लिए पूरा बैठे हैं, खुला। सरकारी में पढ़ लिया कुछ लोग लड़ने के लिए बैठे हैं। सर कैसी बात कर रहे हो? अभी बात करूँ बेटा, 215 मिनट की बात करता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बताओ बेटा जल्दी से। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? कहते हैं इट इज अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति इन विच तेरा दोस्त दिखा people are willing to work, able to work और capable to work, काम करने के लिए तैयार है, इच्छुक है, सब कुछ है। किस पर? at present wage rate, but उसे क्या नहीं मिलती है? but not able to get job। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति तैयार है, इच्छुक है, सब कुछ है वेज रेट पर काम करने के लिए, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? काम नहीं है, जॉब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई डोंट थिंक कि मुझे ये लिखाने की जरूरत होगी कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वी हैव अ लॉट्स ऑफ कॉजेस बिहाइंड दैट एंड यू आर फेमिलियर अबाउट दोस कॉजेस। Population. If you are not able to read in the books and all, then you are able to speak without reading from your notes. Just close your notes and discuss the points. जी, first point is yeah. First cause is overpopulation. But population is a thing, लेकिन overpopulation is the main problem for the unemployed. Illiterate person, uneducated persons भी लिख सकते हैं, illiterate भी लिख सकते हैं। और बताइए जी, जेंडर इक्वालिटी, बाइस्ड भी बोल सकते हैं, जेंडर बाइस्ड बोलेंगे इसको और अच्छा लगेगा। जॉइंट फैमिली सेक्टर सिस्टम, जॉइंट फैमिली की वजह से एक बेरोजगारी होती है जिसका नाम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और टेक्नोलॉजी में वृद्धि, लैक ऑफ वृद्धि, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, एक पॉइंट बोल स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और ठीक है, काफी बहुत है। थैंक यू सो मच। चलिए चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। अब ये लिख लो। लसन ही है। नहीं बच्चों ने मेरे लिए अब मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी, अब कोई फालतू ना बोले, ठीक है? चलो और स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर बेटा बैंक क्या होता है, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। चलिए साथ में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बोलो, इट इज अ प्रोसेस इन विच एक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड प्रोवाइड द लोन, these are the main functions. So we can say that bank is a process
in which a financial institute accept the deposits from general public and provide and utilize that amount in providing the loan. We can use that word. Okay. Now we will move toward the next word. We have another word is banking. ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बैंक और बैंकिंग की डेफिनेशन, बट थोड़ा सा स्लोली हम चल रहे हैं. बैंकिंग क्या होता है बेटा? बैंकिंग वही है चलाने वाली Now banking? शासक व्यवस्था. बैंकिंग में क्या लिखेंगे? सेम हैविंग द सेम डेफिनेशन वी कैन यूज द. चलिए लेफ्ट आउट आगे चलते हैं. द टाइप्स ऑफ बैंक. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक वी हैव? बैंक. There are two types of bank. First one is a commercial bank. central bank. Oh my God, shit man. Sir, commercial भी लिख सकते हैं हम. Central bank. Then second one is a commercial bank. First you have to prepare to write the head of the bank. not the छोटा मोटा बैंक. सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक को क्या बोला गया? एक वर्ड यहीं पे याद करें. FX. सेंट्रल बैंक को सभी बैंकों का क्या बोला गया है? हेड बोला गया है, मुख्य बैंक बोला गया. दैट्स व्हाई हम यहीं पे एक वर्ड याद कर लेंगे कि सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स ऑफ ऑल बैंक. ठीक है. अब ये कॉमर्शियल बैंक है तो ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद पब्लिक के साथ. यहीं पे थोड़ा सा याद रखेंगे. अब ये पब्लिक के साथ चला गया तो ये किसके लिए बचा? ये गवर्नमेंट के लिए बचा और ये बैंक्स के लिए बचा. जिसे हम अदर बैंक्स लिख लेंगे. बैंकों का बैंक होता है. It deals with other banks, it deals with commercial bank. पहले हमें ये भी पढ़ने को मिलता था क्लास 12th में, लेकिन सीबीएसई ने इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है. सीबीएसई बस इसके साथ आ गया है और सीबीएसई हमसे सिर्फ साफ पूछता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. Commercial bank नहीं पूछता. नहीं. bankers to the bank, Bankers control to the money bank, supply, yeah. issuing currency, Yeah. बिल्कुल जीप पे रखते हैं. क्या बोलते हैं वो Monopoly. यार Something like that. Something right is monopoly. right No. to issuing currency ये था. No. Clearing Yes. house. Declaring house. Yeah. Declaring clearing house. Nice. Anybody else? Bankers Do you bank. want to say another Yes. word? You चलिए. can. Firstly, we have to discuss the monopoly हाँ monopoly. right To issuing currency. of. Issuing currency. What do you mean by issuing currency? 10 से लेके 500 तक Now the second function is सिक्के वो करते हैं. custodian of ये क्या होता है? custodian of foreign exchange. Foreign exchange. It means that RBI have the power to create the reserve of foreign exchange. आपने पढ़ा था ना BOP वाले चैप्टर में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. आरबीआई क्या करता है? विदेशी करेंसी को अपने पास स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बैंकर्स बैंक. Bankers bank means it means RBI having the same function with the commercial bank as the commercial bank have the function with the public. जिस तरह से commercial bank के function public के साथ होते हैं, then same as it is function RBI के किसके साथ होते हैं? commercial bank के साथ होते हैं. Government banking. उसके बाद क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट बैंक लिखेंगे. सरकारी बैंक. गवर्नमेंट बैंक के रूप में एक तो वो उसका एडवाइजर होता है और कौन होता है? सुपरवाइजर होता है और कौन होता है? एडवाइजर, सुपरवाइजर और उसका क्या? बैंक. है ना? एडवाइजर मतलब एडवाइस एजेंट. सॉरी हाँ एजेंट वही तो. एजेंट. हाँ. एडवाइजर मतलब एडवाइस देता है. सुपरविजन मतलब उसके द्वारा किए गए काम को जांच पड़ताल करेगा. एजेंट मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. और क्या होता है बेटा? Clearing house. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. Facility था. ठीक है, लिख लो. मतलब क्लियरिंग हाउस फंक्शन. गृह कार्यों का समास होता है. इसमें क्या होता है कि अदर बैंक्स की जो चेक्स की डीलिंग्स होती हैं उन सब की चेक्स की डीलिंग्स कौन करेगा? आरबीआई करेगा. भाई मेरा बैंक पीएनबी में, तुम्हारा एसबीआई में, मैंने आपको पीएनबी का चेक दिया, आपने पीएनबी का चेक एसबीआई में जमा करा, तो सारे चेक किसके पास आएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे और आरबीआई फिर आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देगा और मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर देगा. ये सारा काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा. और उसके बाद कस्टोडियन, मोनोपोली, ये हो गया, वो हो गया. उसके बाद कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. मेन फंक्शन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. ये इकोनॉमी में होने वाली मनी सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है. मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करता है. और बताएं और कुछ नहीं मंदी और स्थिति को वो सर्विस में दिखाएंगे हम.
और ठीक है, चले आगे। Yeah. इसके बाद एक क्वेश्चन याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है, उसके बाद आता है मनी मल्टीप्लाई। फूड सप्लाई में क्या होता है मनी मल्टीप्लाई क्या होता है? 1/L/R। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से एग्जाम में पूछा जाता है, LRR और मनी मल्टीप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब कोई चीज अपॉन में आ जाती है और इन दोनों का पूछ रहे हैं तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, सामने होगा तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, Okay. बात करें टोटल डिपॉजिट की। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LR। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लाई। Yeah. Yeah. I can write this also. Yeah. This also. That's a great statement. You can write it also. Yeah. So we have the two formulas, and you have to be careful about that. That when you have to calculate the money multiplier, then you have to use the 1/L. When you have to use the total deposit, जब आपको मनी मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना होगा तो उसका फॉर्मूला 1/LR यूज करेंगे, लेकिन जब आपको टोटल डिपॉजिट यूज करना होगा तो देन यू हैव टू यूज द इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LR। लेकिन इसी पर बेस्ड ना हमें एग्जाम में एक टेबल दिया जाता है और वो हमसे इस टेबल को फिल कराने के लिए बोलता है ना। इसमें यहाँ पर स्टेजेस लिखा होगा, स्टेज फर्स्ट स्टेज 2 ऐसे करके बोला गया होगा, राउंड बोला गया होगा। यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट लिखा होगा, यहाँ पे LRR लिखा होगा, एंड हियर द टोटल डिपॉजिट। यहाँ पे लोन प्रोवाइड करना, लोन हो रहा है ऐसे होगा, और टोटल होगा एट द लास्ट में का यहाँ पे लिख लेगा। ठीक है, मान लो इनिशियल 1000 था और उसका 10% आपके LRR बनाया तो कितना बनेगा? 100 रुपये। लोन में कितना? 900। नेक्स्ट ईयर कितना? 900, उसका 10% 90, और यहाँ पे कितना? 810। ऐसे यहाँ पे प्रोसेस चलता है। ठीक है, लेकिन हाँ, पता कैसे चलेगा अब टोटल क्या होगा? बेटा जब आप टोटल करेंगे तो इन सभी का जो टोटल आ रहा होगा उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000। LRR कितना है? 10/100 लिखेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा बेटा, 1000 इनटू 100/10 तो कितना आ जाएगा टोटल डिपॉजिट? 10,000 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। ठीक है, ये कितना आ रहा होगा? LRR का डिपॉजिट हमेशा इनिशियल डिपॉजिट होता है, सेम एज इट इज। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9000 लोन में चला जाएगा। दैट्स द टेबल। ये इसमें आपको मिसिंग फिगर दिए गए होंगे, वो फिल करना है। तो याद रखेंगे कि इस फॉर्मूले से आप टोटल डिपॉजिट निकालें। टोटल डिपॉजिट लिखने के बाद LRR का जो डिपॉजिट होगा वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल होगा, तो आप उसको उसके इक्वल में रख सकते हैं। चलूं मैं आगे? Yes. हाँ, किसी को लिखना है इसमें से कुछ या मैं चलूं? ये ब्लर आ रहा है। तो कैमरा सामने मेहनत तो ब्लर हो गया। उसकी बेफिक्री से बैठे हैं, वो ब्लर हो गया कैमरा में। जितना डार्क करोगे उतना दिखेगा सर। जल्दी लगा पढ़, ये जरूरी नहीं है, पढ़ाई चल रही है। Yeah. अभी भी जाए। I can understand. I can understand it very careful. Very इंग्लिश का पेपर हो careful. गया ना तो? Yeah, sir. Yeah. किसी पेपर के बाद रोज I have done it very वेरी ब्रेवली। सर अगर हमारे सराउंडिंग में होती ना ऐसी इंग्लिश बोलने वाली चीजें तो हम भी बोल पाते, पर हमारे सराउंडिंग में ज्यादा अच्छी चीजें अरे कहाँ गुजारा। तेरा छोटा भाई है, हाँ कोशिश क्या करेंगे बोलने? सर बिल्कुल वही उसके साथ इंग्लिश। मैं घर पे ऐसे बोलता हूँ। तो सराउंडिंग कौन बनाएगा? पापा बनाएंगे तो मैं तो बहुत अच्छे से बोलता हम बनाएंगे, हम ही स्टार्टअप करेंगे। Yes. और ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है। क्या क्या ऐसे करते मैं घर पे बोलने लगा तो मेरे को पागल। बेटा समझने तो समझ सही तो सब नहीं है। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है तो एक बात याद रखो, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपसे एज में छोटा है। नहीं है कोई। ऐसा क्यों?
The thing is that logic is that behind समझो ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप गलत सेंटेंस भी बोल रहे हो उसे थोड़ी पता ये तो सोचा ही नहीं। है उसे नहीं पता होगा कि आई एम सेइंग ट्रू और नॉट, आई एम सेइंग करेक्ट और नॉट, वो तो सुनेगा वो तो कहेगा इंग्लिश में बोल। अब तुम बड़े के साथ जबरदस्ती करने बैठ जाओ, जैसे ये यहाँ पे 1 घंटे से या कर रहा है, मैं इसके यहाँ झाड़ दूं 5 मिनट में तो इसको बुरा लग जाएगा, उसके बाद ये कभी नहीं बोलेगा। लेकिन छोटा बच्चा गलती नहीं बता पाएगा, हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा इंग्लिश बोलने का, अमन के सामने बोले और हमें अंदर से मोटिवेशन चाहिए। ये तो क्लास में इंग्लिश कहाँ से आएगा? चलिए आइए, नाउ द टॉपिक इज दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, हाँ फीलिंग्स का जब सिलेबस पढ़ाऊंगा तब फीलिंग लेकर। मनी सप्लाई क्या होती है? सबसे पहले इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। Why did you say this? डिड का मतलब बोला था, अब रिसेंटली हुआ है तो डिड नहीं है। व्हाई डू यू यूज दैट वर्ड? Why do you say this? आगे जल्दी से जबरदस्त चाहिए। फर्स्टली वी कैन से दैट इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हाँ तो बताओ। Calculate at a particular point of time. Because it measure or calculate at a particular point of time. If we are measuring any variable at a particular point of time, जब हम किसी भी वेरिएबल को एक निश्चित समय पर मेजर करते हैं तो वो वेरिएबल हमारे लिए क्या कहलाता है? स्टॉक। ठीक है, तो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। और क्या लिखेंगे इसके अंदर? क्या बिट शो करता है बेटा ये? इट Measure. It refers to the sum of all currency. Measure भी लिख सकते थे। It refers to the sum of all currency held by the public. पब्लिक के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर लोगों के पास जितना भी पैसा है, अगर उस सभी पैसे का सम कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मनी सप्लाई मिल जाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं उसको? M1। एंड इंडिया के अंदर जो मेजर्स पूछे जाते हैं, इन इंडिया देयर आर द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2 एंड M3 एंड M4। ठीक है, चलो आगे। ये पार्ट मनी का है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। M1 = CC + DD + OD। CC मतलब करेंसी एंड कॉइंस की बात करेंगे, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, और डिमांड डिपॉजिट किसके साथ किए जाते हैं? कमर्शियल बैंक के साथ। OD मतलब अदर डिपॉजिट किसके साथ? RBI के साथ। कमर्शियल विद RBI, कमर्शियल विद RBI, कमर्शियल RBI के साथ करेंगे। तो ये ज्यादा मनी वाले चैप्टर। इस बार तो बस M1 तक ही आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2 3 4 नहीं आ रहे? नहीं, नहीं, बस M1। deleted from the syllabus। चलिए, now the next topic is मैं that उतना पढ़ नहीं पा रहे कितना ज्यादा। अब क्वेश्चन आता है कि how RBI controls the money supply। RBI controls the money supply। RBI मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है? या इसमें पूछ सकते हैं measures to control the money supply। measures to control the money supply, अर्थव्यवस्था में हो रही मुद्रा की पूर्ति को या बोल सकते हैं एक और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये आपने बेटा उस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये वही देखने को मिलता है अस्फीति और अस्फीति का अंतराल। जब हमने एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का होमवर्क दिया था कुछ लोगों को, Yes sir, yes sir, I have। वो वही था। Done my work. I have completed my work। कंप्लीट तो मैंने कर दिया है, मुझे याद है। चलिए मेजर्स की बात करते हैं। I have remembered that। ओह शिट। So there are 2 measures। और ये कौन से मेजर है बेटा? मॉनेटरी मेजर्स। Qualitative और quantitative। हाँ, मॉनेटरी मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय द बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। मॉनेटरी मेजर्स आरबीआई के द्वारा यूज किए जाते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। एंड दीस मेजर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये मेजर्स 2 प्रकार के हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव।
क्वालिटेटिव, इसमें हमने थोड़ा डेप्थ में जाकर इन सभी को पढ़ा था बहुत गहराई से, इनकी डेफिनेशन, इनका प्रेजेंट रेट कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें मैं लिखा चुका हूं। तो क्या क्या रेट हैं? सीआरआर है, एसएलआर है और एलआरआर, वो इस दूसरा नाम हो गया बैंक रेट है, ओपन मार्केट, रेपो रिवर्स रेट, रेपो रेट, इसके बाद सॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रिवर्स ओपन मार्केट इसमें है, रेपो रेट, ओपन मार्केट इसमें हाँ, वो तो इसमें हुआ, ओपन मार्केट ओपन मार्केट। तो जब मैंने बोला तब तीन ने बोला था कि वो इसमें है। क्या इधर आएंगे तो एससीआर, सीआरआर मार्जिनल रिक्वायरमेंट, अबे एससीआर लिखा है इसमें, अरे क्रेडिट सीआरआर के नीचे सीआर लिखा है, इसके में से देखना moral suasion, rationing of credit या credit rationing, एसएलआर, credit, अच्छा सॉरी, these are the measures, और ये measures हमें दो बार पढ़ने को मिलते हैं, एक बार तो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वाले चैप्टर में और एक बार यहाँ पर भी पढ़ने को मिलते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था अगर आप इन्फ्लेशन की स्थिति में तो रेट्स को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, और अगर आप डिफ्लेशन में तो रेट्स को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा ध्यान से रखना होता है, अगर आप इन्फ्लेशन में होते हैं तो आप सिक्योरिटीज को बेच देते हैं, और अगर आप डिफ्लेशन में होते हैं तो सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बेटा, जब आप इन्फ्लेशन में हैं तो इस रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, और जब आप डिफ्लेशन में तो इसे क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें बोलेंगे एज पर द आरबीआई गाइडेंस हमें वर्क करना होता है। आरबीआई ने अगर कहा मनी सप्लाई कम करो तो हमें कम करना पड़ेगा, बढ़ाने को कहा तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है, इसमें एक वर्ड आता है फिक्सेशन ऑफ लिमिट, एग्जाम में लिखकर आएगा, अच्छा लगता है ये वर्ड अगर आएगा तो। फिक्सेशन ऑफ लिमिट मतलब आप आरबीआई क्या करेगा, आपके द्वारा मतलब कमर्शियल बैंक के द्वारा दिए गए लोन की लिमिट फिक्स कर देगा कि आप इससे ज्यादा और कम लोन नहीं दे सकते हैं। तो इन्फ्लेशन के केस में अगर इन्फ्लेशन होगा तो लिमिट को घटा देंगे, डिफ्लेशन होगा तो लिमिट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। सब ट्रेंड हो गया। थैंक यू सो मच। सर ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिक्योरिटीज तब खरीदेंगे जब महंगाई हो जाएगी जी। और